वेलकम बच्चों, आपका एक बार पुनः स्वागत करती हूँ आपकी अपनी क्लास द केमिस्ट्री शिक्षा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम विद्युत रसायन के महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं और प्रत्येक वीडियो में मैं आपको 3 प्रश्न तैयार करवाती हूँ जो बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इन 3 प्रश्नों में आज का पहला प्रश्न है, ननस समीकरण क्या है, उसकी व्युत्पत्ति कीजिए। दूसरा है, ननस समीकरण की सहायता से हम साम्यावस्था स्थिरांक की गणना कैसे कर सकते हैं। और तीसरा रहेगा, ननस समीकरण की सहायता से सेल विभव की गणना कैसे की जाती है। मतलब पूरा ननस समीकरण आपको इस वीडियो में समझाया जाएगा। तो पहले प्रश्न से हम शुरू करते हैं कि ननस समीकरण क्या है और उसकी उपयोगिताएं क्या है। ये तीनों प्रश्न बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, अतः इन्हें अच्छे से समझें और इनके आंसर की पीडीएफ का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन को समझिए, पीडीएफ के लिंक से आंसर को याद कीजिए और उन्हें लिखकर ज़रूर देखिए ताकि हमारी प्रिपरेशन में कहाँ कमी है वो हमें पता चले। चलिए शुरू करते हैं ननस समीकरण से। तो ननस समीकरण, सबसे पहले तो ये देखें कि इस समीकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, क्यों ऐसा महसूस हुआ कि ननस समीकरण आवश्यक है। तो किसी भी धातु के जो मानक इलेक्ट्रोड विभव जो हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी में दिए गए हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव हमें कहाँ पर दिए गए हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में दिए गए हैं। तो जो मानक इलेक्ट्रोड विभव हैं वे केवल मानक अवस्थाओं के लिए होते हैं। मानक अवस्थाओं मतलब जब विलयन का सांद्रण 1 मोलर हो और जो तापमान हो वो 25 डिग्री सेल्सियस हो। मतलब हम जब किसी धातु की छड़ को उसके ही लवण के विलयन में डुबो रहे हैं, ये कॉपर की छड़ थी, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया तो जो विलयन है इसकी सांद्रता 1 मोलर हो, 1 मोल कॉपर सल्फेट 1 लीटर में घोला गया हो और जो तापमान है वो कितना हो, 25 डिग्री सेल्सियस है। तो इन दोनों के मध्य जो विभव उत्पन्न होगा वो मानक इलेक्ट्रोड विभव है। लेकिन जब भी हम किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोते हैं तो हम जानते हैं दो में से एक चीज़ होगी, या तो छड़ से आयन घुलकर विलयन में आएंगे या विलयन से आयन छड़ पर एकत्रित होंगे। इन दोनों ही स्थितियों में यदि आयन घुलकर आ रहे हैं तो सांद्रण बढ़ जाएगा, यदि आयन विलयन से छड़ पर जा रहे हैं तो आयरन घट जाएगा, मतलब सांद्रता 1 मोलर नहीं रहेगी। तो परिवर्तित सांद्रण और ताप पर इलेक्ट्रोड विभव की गणना कैसे की जाए ये हमें किसने बताया, ननस्ट ने, और एक समीकरण दिया जिसे हम ननस्ट समीकरण कहते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड विभव में उपस्थित धातु आयनों की सांद्रता और ताप पर निर्भर करता है। तो अलग अलग ताप और सांद्रण पर विभव क्या होंगे, ये गणना कैसे की जाए, ये ननस्ट ने बताया। तो चलिए देखते हैं कि ननस समीकरण है क्या। देखिए, ननस ने कहा, मान लो एक इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है जो निम्न प्रकार संपन्न होती है। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया तो हम जानते हैं, इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण भी हो सकता है, इलेक्ट्रोड पर अपचयन भी हो सकता है। तो ये एक इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है जो निम्न प्रकार संपन्न होती है। इसमें कोई धातु आयन है जो इलेक्ट्रॉन लेकर छड़ पर जाकर एकत्रित हो रहे हैं। मतलब विलयन के सांद्रण में क्या आ रही है, कमी आ रही है, धातु आयन धातु के रूप में छड़ पर एकत्रित हो रहे हैं। तो विलयन से आयन लगातार छड़ पर जा रहे हैं, इसलिए कभी भी हमें प्राप्त विभव का मान मानक अपचयन विभव के बराबर नहीं होगा, हमेशा उससे क्या प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगा। इतना कम होगा तो उसके लिए आपको ये फैक्टर याद करना पड़ेगा, RT/NF नेचुरल लॉग MS/Mn+। RT/NF नेचुरल लॉग MS का सक्रिय द्रव्यमान बटे Mn+ का सक्रिय द्रव्यमान। अब देखिए, जब भी हम किसी धातु के विभव को लिखते हैं तो कौन है किसमें बदला है इसके नीचे लिख दिया जाता है। E यहाँ पर हमारा परिवर्तित सांद्रण पर विभव है, E0 मानक अपचयन विभव है, RT/NF नेचुरल लॉग MS/Mn+। इस कारक को आपको इसमें से घटाना होगा क्योंकि ये विभव धातु आयनों की संख्या कम होने के कारण हमें कम प्राप्त होगा। तो कितने की कमी आएगी, तो जितना इस फैक्टर का मान है उतने की कमी हमारे मानक अपचयन विभव में आएगी।
अब देखिए, यदि मैं इसको कौन है किस में परिवर्तित हो रहा है के साथ लिखूं तो एम एन प्लस हैं जो एम में परिवर्तित हो रहे हैं, तो ई एम एन प्लस ऑब्लिक एम बराबर ई ज़ीरो एम एन प्लस ऑब्लिक एम। फैक्टर आपको याद करना पड़ेगा, आर टी बटे एन एफ नेचुरल लॉग एम एस का सक्रिय द्रव्यमान बटे एम एन प्लस का सक्रिय द्रव्यमान। अब यहाँ पर कौन क्या क्या है हम ये बताते हैं। तो ई हमारा परिवर्तित सांद्रण पर इलेक्ट्रोड विभव है, परिवर्तित सांद्रण एवं ताप पर विभव। ई नॉट क्या है, तो ई नॉट है हमारा मानक अपचयन विभव। आर क्या है, तो आर है गैस स्थिरांक, जिसका अपना मान कितना होता है, आर का मान 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टी क्या है, ताप है, इसका मान 298 केल्विन। एफ क्या है, तो एफ फैराडे है, फैराडे का कूलाम में मान कितना होता है 96500 कूलाम। जब भी कोई पदार्थ ठोस अवस्था में होता है तो उसका सांद्रण इकाई मान लिया जाता है। तो यहाँ पदार्थ की एमएस मतलब मेटल इन सॉलिड स्टेट, एमएन प्लस मतलब परिवर्तित सांद्रण। तो इसकी जगह कितना हो जाएगा, एक। इसका एक लेकर आप क्रिया को, जो आपका ये समीकरण है, इसे फिर से लिखेंगे। एमएस बराबर एक मानकर आप इस पूरे समीकरण को फिर से लिखेंगे तो आपका समीकरण का रूप क्या हो जाएगा, तो आपके समीकरण का रूप हो जाएगा ई बराबर ई नॉट माइनस आर टी बटे एन एफ नेचुरल लॉग 1/mn प्लस। जब भी हम नेचुरल लॉग को लॉग के आधार 10 में बदलते हैं तो उसमें 2.303 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो यहाँ हमारा समीकरण साथ ही इन सब चीज़ों, ये जो हमारे कारक हैं इनके भी मान रखेंगे, साथ ही इन कारकों के मान रखेंगे। तो R बराबर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, T बराबर 298 केल्विन, F फैराडे है 96500 कूलाम। इन सब के मान रखने पर E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E ज़ीरो माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 अपॉन n इंटू 96500। नेचुरल लॉग की जगह लॉग का आधार 10 1/mn प्लस, ये आ जाएगा हमारा। अब देखिए इन सब का मल्टीप्लिकेशन करने पर जो हमें मिलता है E इजिकल टू ई ज़ीरो माइनस 0.0591। ये कारक याद कर लीजिएगा, इन सब के गुणे भाग से मिलता है 0.0591 अपॉन n log 10 1/mn प्लस। यदि mn को हम ऊपर ले जाते हैं तो E बराबर E नॉट माइनस 0.0591 ऑब्लिक n log 10 mn ऊपर जाएगा, mn प्लस का सक्रिय द्रव्यमान, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस तरह परिवर्तित सांद्रण पर हम किसकी गणना कर सकते हैं, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव की गणना कर सकते हैं। ये दोनों रूप ननस समीकरण कहलाते हैं। अब ननस समीकरण के क्या क्या उपयोगिता है ये अब हम देखेंगे कि इसके अनुप्रयोग क्या क्या है। इससे पहले एक बार आपको एक रिवीजन ले लीजिए। मान लो कि इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया निम्न प्रकार संपन्न होती है। धातु आयन लेना है, उस पर धनावेश देना है, जितने आवेश हैं उतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराकर उसे धातु में बदल देना है। अब चूंकि विलयन से आयन छड़ पर जा रहे हैं, आयनों की संख्या कम हो रही है, इसलिए प्राप्त विभव कभी भी मानक इलेक्ट्रोड विभव के बराबर नहीं होगा, उससे कम होगा। तो कितना कम होगा, तो ये फैक्टर आपको याद करना है, RT बटे NF नेचुरल लॉग MS ऑब्लिक MN प्लस। जहाँ अब जब भी हम अपचयन विभव या किसी भी इलेक्ट्रोड विभव की बात करते हैं तो कौन है किसमें परिवर्तित हो रहा है उस विभव के नीचे लिखा जाता है। तो mn प्लस ऑब्लिक m, ये सब जगह आपको यहाँ पर लगाना है ना। तो E mn प्लस ऑब्लिक m, E0 mn प्लस ऑब्लिक m, RT बटे NF नेचुरल लॉग MS बटे mn प्लस। जहाँ E परिवर्तित सांद्रण पर अपचयन विभव है, E0 मानक अपचयन विभव है, R गैस स्थिरांक है जिसका अपना मान 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है, T ताप है 298 केल्विन, F फैराडे है जिसका मान कितना होता है 96500 कूलम। अब हमने क्या किया, तो हमने इन सब में चूंकि ठोस अवस्था में किसी भी पदार्थ का सांद्रण ठोस अवस्था में क्या होता है, सांद्रण इकाई हो जाता है। तो एमएस की जगह एक मानकर इस पूरे समीकरण को हमने लिखा। नेचुरल लॉग की जगह 2.303 log 10 लिखना है, R का मान रखना है, T का मान रखना है, फैराडे की वैल्यू कूलम में रखनी है और इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो 0.0591 ऑब्लिक n log 10 1 अपॉन mn प्लस। यहाँ हम अपचयन इलेक्ट्रोड विभव की गणना कर सकते हैं परिवर्तित सांद्रता पता होने पर। इस तरह ये समीकरण कौन सा समीकरण कहलाता है, ननस्त समीकरण कहलाता है। अब बच्चों हम सीख चुके हैं ननस्त समीकरण E बराबर E नॉट प्लस 0.0591 ऑब्लिक n log
Mn+ का सक्रिय द्रव्यमान। ये ननस समीकरण है जिसकी सहायता से हम परिवर्तित सांद्रण पर सेल विभव की गणना कर सकते हैं। अब ननस समीकरण के क्या क्या अनुप्रयोग हैं? तो ननस समीकरण के अनुप्रयोग हैं, पहला सेल विभव ज्ञात करने में, दूसरा किसी सेल द्वारा किए गए कार्य की गणना करने में कि किस सेल द्वारा कुल कितना कार्य किया गया, साम्य अवस्था पर अभिक्रिया समीकरण के साम्य स्थिरांक की गणना करने में, के का मान इससे हम कैसे निकालेंगे, और संपूर्ण मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की गणना की जा सकती है इसकी सहायता से, और किसी अर्ध सेल के आयनिक सांद्रण की गणना इसकी सहायता से की जा सकती है। तो इसमें से दो मेन हैं जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी हैं कि इसकी सहायता से हम सेल विभव कैसे ज्ञात कर सकते हैं किसी सेल का, और साम्य अवस्था पर अभिक्रिया समीकरण के साम्य स्थिरांक की गणना इसकी सहायता से कैसे कर सकते हैं। इन दोनों प्रश्नों को अब हम देखेंगे। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ननस समीकरण द्वारा किसी सेल का सेल विभव कैसे ज्ञात करते हैं। तो मान लीजिए हमें किसी विद्युत रासायनिक सेल का ईएमएफ ज्ञात करना है और हमारे पास जो सेल है वो डेनियल सेल है, गैल्वेनी सेल है जिसका ईएमएफ हम निकालने जा रहे हैं। तो हम जानते हैं गैल्वेनिक सेल में जिंक की छड़ जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी रहती है और कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी रहती है। तो जब भी हमें इस सेल को व्यक्त करना होता है तो एनोड का काम जो कर रहा है वो बाईं ओर लिखते हैं, किसकी छड़ है, किसके आयनों के विलयन में डूबी है, आयन का विलयन है तो एक्वस होगा। बीच में दो लाइनें रहती हैं जो किसको बताती हैं, लवण सेतु को। फिर यहाँ पर सॉल्यूशन किसका है, कितनी मोलर सांद्रता का है पहले लिखा जाता है, और किसकी छड़ इस विलयन में डूबी है। तो ये भाग जो है ये किसका काम करता है, एनोड का, और ये भाग जो है ये किसका काम करता है, कैथोड का। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, मतलब ये जिंक की छड़ घुलकर Zn+2 के रूप में विलयन में आएगी और कॉपर सल्फेट के विलयन से आयन कॉपर की छड़ पर जाएंगे। तो यहाँ पर दो सेल अभिक्रियाएं होंगी। दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं में वो अर्ध सेल अभिक्रियाएं क्या होंगी, तो दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं में पहली अभिक्रिया हो रही है जिंक सॉलिड दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके Zn2+ में बदल रहा है। चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, ये ऑक्सीकरण हो रहा है। जहां भी ऑक्सीकरण होता है वो भाग किसका काम करता है, एनोड का। दूसरी क्रिया कौन सी हो रही है, तो विलयन में उपस्थित कॉपर आयन इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहे हैं और कॉपर ठोस में परिवर्तित हो रहा है। जहां इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है ये ऑक्सीकरण क्रिया थी, जहां इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग, और जहां इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है वो कौन सी क्रिया होती है, अपचयन, और सेल के जिस भाग में अपचयन होता है वो क्या कहलाता है, कैथोड। इस तरह जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Zn2+ में बदला और दो इलेक्ट्रॉन उसने त्यागा। ये त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन कॉपर द्वारा ग्रहण किए गए। अभिक्रिया देखी जाए तो कुल सेल अभिक्रिया किस प्रकार की हुई, तो कुल सेल अभिक्रिया में हमारे पास जिंक सॉलिड था, कॉपर किसके रूप में था, एक्वस सॉल्यूशन में आयनों के रूप में था। परिवर्तन क्या आया, जिंक घुलकर आयनों के रूप में विलयन में गया और कॉपर ठोस में परिवर्तित होकर छड़ पर एकत्रित हो गया। ये कुल सेल अभिक्रिया निम्न प्रकार की हो रही है। जिंक से दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और कॉपर द्वारा दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ननस समीकरण में n का मान कितना हो जाएगा, 2। अब यदि मैं इसके लिए कॉपर के लिए किसका समीकरण लिखूं, ननस समीकरण को लिखूं कि ननस समीकरण का कैसा होगा कॉपर के लिए, तो क्या हो जाएगा, ECU2+ Cu कौन है, किसमें बदल रहा है, बराबर E का मानक इलेक्ट्रोड विभव -0.0591/2, n का मान कितना हो गया, 2 log 1/Cu का सक्रिय द्रव्यमान। कॉपर आयनों का सांद्रण यहाँ पर कितना है। इसी तरह जब हम जिंक के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा Zn/Zn2+। जिंक किस में बदला, 2+ में। तो यहाँ पर मानक विभव भी किसका लेंगे, Zn/Zn2+ का -0.0591/2 log 1/Zn2+ का सक्रिय द्रव्यमान। कितना सांद्रण उसका यहाँ पर है, ये ननस समीकरण है। E=E0 पढ़ा है आपने, -0.0591/n log 1 आपकी धातु आयन है उनका सक्रिय द्रव्यमान।
अब हम जब भी किसी सेल का सेल विभव निकालते हैं तो सेल राइट माइनस ई लेफ्ट किया जाता है। तो ई के राइट में कौन है? कैथोड, और ये आपका राइट है, तो यहाँ राइट वाला किसका आएगा? कैथोड का विभव, और यहाँ किसका विभव जाएगा? एनोड का विभव। तो हम कैथोड के विभव में से किसका विभव घटा देंगे? एनोड का विभव घटा देंगे, तो हमें ईएम ऑफ द सेल मिल जाएगा। तो देखिए, इतना एक बार फिर से सुनिए। नंद समीकरण द्वारा हम सेल विभव ज्ञात करने जा रहे हैं। हमने विद्युत रासायनिक, इसकी सहायता से हम किसी भी सेल, विद्युत रासायनिक सेल की ईएमएफ की गणना कर सकते हैं। डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल की ईएमएफ की गणना हम यहाँ करने जा रहे हैं। डेनियल सेल में जिंक की छड़ होती है जो जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी रहती है। मध्य में लवण सेतु होता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ होती है। तो जिंक जो है सॉलिड रूप में है। जिंक सल्फेट में जिंक आयन एक्वस जलीय विलयन के रूप में रहेंगे। AQ जलीय को बताता है। Cu2+ कॉपर सल्फेट में है जलीय विलयन के रूप में, और कॉपर किस में बदल रहा है? ठोस में। यहाँ दो अर्धसेल अभिक्रियाएं हो रही हैं। एक जिंक इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर Zn2+ में बदल रहा है। तो आपको इन दोनों के बीच सिर्फ क्रिया का निशान देना है। जिंक Zn+2 में बदल रहा है क्योंकि 2+ है उस पर, उससे 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कराना है। जहां त्याग होता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। अब अगली अभिक्रिया इन दोनों के बीच होगी। कॉपर आयन Cu में बदलेंगे। अब जब इस पर 2+ था और Cu में बदलना है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, है ना। तो यहाँ जिंक को लेना है और यहाँ आपका कौन आएगा? कॉपर आयन आएंगे। जिंक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर Zn2+ में बदलेगा। कॉपर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके Cu में बदलेगा। जहाँ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ वहाँ अपचयन। यदि संपूर्ण सेल अभिक्रिया देखें तो जो बीच में त्यागा गया और ग्रहण कर लिया उसे नहीं लिखेंगे। बाकी ये दोनों क्रियाकारक, ये दोनों क्रियाफल। क्लियर है? इन दोनों को प्लस लगाकर लिखेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आए थे, यहाँ ले लिए गए, ना तो शुरू में हमारे पास थे ना अंत में बचेंगे। तो Zn और Cu2+ को लिखा जाएगा। यहाँ से Zn2+ और Cu को लिखा जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन हटाकर संपूर्ण सेल क्रिया आप देंगे। तो सेल अभिक्रिया क्या है? जिंक 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर Zn+2 में बदल रहा है और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कर कॉपर में बदल रहा है। मतलब कुल इलेक्ट्रॉनों का त्याग और ग्रहण कितने का हो रहा है? 2 का। हम जानते हैं ननद समीकरण क्या होता है। तो E = E0 प्लस माइनस जो भी हम लगाएं वो लगा सकते हैं। 0.0591/n log 1/mn प्लस धातु आयनों का सक्रिय द्रव्यमान। चूंकि यहाँ मैंने धातु आयनों के सक्रिय द्रव्यमान को नीचे लिखा है इसलिए ये साइन माइनस का है। अब यहाँ n का मान कितना हो गया? 2 हो गया। Mn+ में जब हम कॉपर ले रहे हैं तो यहाँ Cu2+ आ जाएगा, और जब हम जिंक का विभव देखेंगे तो Zn2+ आ जाएगा। n का मान कितना आ गया है? 2। तो हमारा समीकरण राइट वाला, राइट मतलब आपके राइट हैंड पर कौन सा इलेक्ट्रोड है? कॉपर, आयनों में कॉपर जिसमें डूबा है। तो E राइट = क्या हो जाएगा? उसका मानक अपचयन विभव E0 राइट माइनस 0.0591, n का मान 2 लगाएंगे, लॉग 1 कॉपर आयनों का सक्रिय द्रव्यमान। इसी तरह जो हमारे लेफ्ट में है उसके लिए हम लेंगे तो उसी का मानक विभव लिया जाएगा माइनस 0.0591/n, n की जगह कितना आ जाएगा? 2 और 1/Zn2+। अब हम जानते हैं हमें जब भी किसी सेल का सेल विभव निकालना होता है तो E राइट माइनस E लेफ्ट किया जाता है ना। तो इस राइट वाले में से किसको माइनस करेंगे? हम लेफ्ट वाले को माइनस करेंगे। तो हमारे पास जो EMF आ जाएगा वो क्या आएगा? अब देखिए मुझे क्या करना है? E राइट माइनस E लेफ्ट करना है। E राइट की वैल्यूज क्या है? तो E राइट दिया है E0 राइट माइनस 0.0591/2 log 1/Cu2+ आयनों का सक्रिय द्रव्यमान। इस पूरे में से किसे माइनस करना है? तो इसमें से हमें माइनस करना है E0 लेफ्ट माइनस 0.0591/2 log 10 Zn2+ को। अब ये दोनों तो कॉमन निकल आएंगे, इन दोनों को हमने एक तरफ कर लिया। EMF ऑफ द सेल या E सेल बराबर E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, ये घटा दिया। क्या कॉमन आ जाएगा? 0.0591/2 कॉमन आ जाएगा। अब ये 1/कॉपर ये ऐसा हो गया आपके पास। यदि इसको आप माइनस वो करेंगे तो 1/कॉपर और 1/जिंक। जब भी ऐसा होगा तो ये संख्या क्या होगी? ऊपर जाएगी। तो आपका ये आ जाएगा log
जिंक आयनों का सांद्रण बटे कॉपर आयनों का सांद्रण। इस समीकरण की सहायता से सेल का ईएमएफ आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका है कि वो समीकरण जिसकी सहायता से हम किसी भी सेल के आयनों का सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात होने पर हम उसके विभव की गणना कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह ननद समीकरण द्वारा हम सेल विभव ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आज का हमारा तीसरा प्रश्न है कि ननद समीकरण द्वारा साम्य स्थिरांक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो स्थिरांक की ननद समीकरण द्वारा हम साम्य स्थिरांक की गणना कैसे करते हैं। इसमें यदि हम डेनियल सेल का ही उदाहरण लें तो इसमें जिंक की छड़ जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी है और कॉपर सल्फेट में कॉपर की छड़ डूबी हुई है। जिंक की छड़ घुलकर Zn+2 आयनों के रूप में विलयन में आ रहा है और कॉपर सल्फेट से आयन कॉपर की छड़ पर जा रहे हैं। ये दो चीज़ें हो रही हैं, मतलब जिंक घुलकर Zn+2 में बदल रहा है और कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर Cu में बदल रहे हैं। जैसे जैसे समय गुजरेगा Zn+2 का सांद्रण बढ़ता जाएगा और Cu+2 आयनों की सांद्रता क्या होगी, घटती जाएगी। ये तो होगा क्योंकि जिंक घुलकर आ रहा है तो Zn+2 विलयन में बढ़ता जाएगा और कॉपर आयनों की सांद्रता क्या होगी, घटती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब इन दोनों आयनों के मध्य क्या स्थापित हो जाएगा, साम्य स्थापित हो जाएगा और इस स्थिति में वोल्टमीटर पर आपको पाठ्यांक क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो जब वोल्टमीटर 0 पाठ्यांक दर्शाता है मतलब विलयन में इन दोनों आयनों के मध्य क्या स्थापित हो चुका है, साम्य स्थापित हो चुका है। अब इस स्थिति में हम ननद समीकरण का उपयोग करके जब वोल्टमीटर में पाठ्यांक क्या आने लगता है, 0, तब हम किसकी गणना कर सकते हैं, साम्यावस्था स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि ननद समीकरण में ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 2.303 RT बटे NF log Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस का सक्रिय द्रव्यमान, ये हमारा ननद समीकरण है। n का मान यहाँ पर जिंक के लिए और कॉपर के लिए कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। अब देखिए ये ई सेल की वैल्यू 0 हो गई, तो आपका ई सेल 0 हुआ तो समीकरण क्या हो गया, E0 माइनस 2.303 RT 2F log Zn2 प्लस ऑब्लिक Cu2 प्लस, ये आपका समीकरण हो गया। अब यदि मैं यहाँ से E0 सेल निकालूं तो E0 सेल बराबर 2.303 RT बटे 2F log Zn2 प्लस ऑब्लिक Cu2 प्लस, ये दोनों ही परंतु साम्यावस्था आ चुकी है तो ये दोनों का सांद्रण किसके बराबर होगा, Kc के बराबर होगा। 298 केल्विन पर इन दोनों के सांद्रण का जो अनुपात है वही क्या होगा, Kc, इसलिए इसके स्थान पर हमने क्या लिखा, Kc लिखा। और बाकी सबके मान रखने पर भी हम जानते हैं E0 सेल बराबर हमें क्या मिलेगा, 0.0591 अपॉन 2 लॉग जिंक आयन और कॉपर आयनों का सांद्रण साम्यावस्था स्थिरांक के बराबर है तो लॉग Kc। अब मैं यदि ये वोल्ट आपको इसका मान 1.1 वोल्ट मिल रहा है, ई सेल 298 केल्विन पर कितना मिलता है, 1.1 वोल्ट मिल रहा है, तो इसकी सहायता से हम लॉग Kc की गणना कर सकते हैं। क्या होगा, देखिए इसका तिर्यक गुणा होगा, लॉग Kc जिसकी गणना करनी है बाईं ओर लाए, 1.1 वोल्ट में कितने का गुणा हो जाएगा, 2 का 0.0591 आपका नीचे आ जाएगा। तो इन दोनों को जब आप काटेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा, 37.28। इस तरह Kc का यदि हमें ये लॉग की वैल्यू मिली है, Kc को यदि हम सामान्य मान में बदलेंगे तो ये 2 × 10⁻37। इस तरह हमने किसकी गणना कर ली, Kc की गणना कर ली। मतलब सामान्य रूप से यदि वोल्टमीटर में पाठ्यांक 0 आ गया है, साम्यावस्था स्थापित हो चुकी है, तो E0 सेल बराबर 2.303 RT बटे NF log Kc, इसकी सहायता से ये मान प्राप्त होने पर हम Kc की गणना, साम्यावस्था स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आज के 3 प्रश्न थे। पहला था ननद समीकरण क्या है, उसके अनुप्रयोग बताइए।
दूसरा था ननद समीकरण की सहायता से हम सेल विभव किस प्रकार ज्ञात करते हैं, और तीसरा था ननद समीकरण की सहायता से साम्यावस्था स्थिरांक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ आप एक बार फिर से सुन लीजिए, साम्यावस्था स्थिरांक किस प्रकार ज्ञात करते हैं। साम्यावस्था में जिंक आयनों का सांद्रण जैसे जैसे बढ़ता जाता है, कॉपर आयनों का सांद्रण घटता जाता है, तो वोल्ट मीटर में हमें पाठ्यांक क्या मिलने लगता है, 0। वोल्ट मीटर में 0 पाठ्यांक का मिलना ये बताता है कि सेल में साम्यावस्था आ चुकी है। इस स्थिति में सेल का जो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक था वो 0 हो गया है। E0 सेल 2.303 RT/2F लॉग जिंक का सांद्रण बटे कॉपर का सांद्रण। ई सेल को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, और आपका जिंक और कॉपर आयनों का सांद्रण ही साम्यावस्था स्थिरांक है। तो ई सेल बराबर इन सबका मान रखा, आर का मान टी का मान रखते हैं, तो हमने ननद समीकरण में देखा है ये 0.0591/2 लॉग Kc हो जाएगा। यदि आपको E0 सेल 1.1 मिल रहा है तो इसकी सहायता से आप लॉग Kc को ज्ञात कर सकते हैं। मतलब यहाँ तो हमें ये वोल्ट पता चल गया था, और यदि हमें E0 सेल पता है तो इस समीकरण में रखकर हम किसकी गणना कर सकते हैं, लॉग Kc की गणना कर सकते हैं। मतलब साम्यावस्था स्थिरांक निकाला जा सकता है। आई थिंक आपको ये तीनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे बच्चों। इसमें से जो पहला प्रश्न है एमपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ननद समीकरण क्या है, उसकी व्युत्पत्ति कीजिए। तो इसे बहुत अच्छे से कीजिएगा, और कोई परेशानी होने पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वीडियो समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए।